स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें।
आज का चैप्टर उष्माउपचार। एक उष्माउपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु या अलाव को गर्म ठंडा करके धातु के अंदर की बनावट अर्थात संरचना या यांत्रिक गुणों की अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। धातु के गुण धातु की संरचना पर अधिक निर्भर करते हैं। नंबर एक, धातु की कठोरता को बढ़ा सकते हैं। नंबर दो, धातु को नरम कर सकते हैं। नंबर तीन, धातु की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर तथा इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या यांत्रिक गुणों को सुधारा जा सकता है। नंबर चार, धातु के भौतिक गुण में बदल सकते हैं। नंबर पाँच, धातु को मशीन करने योग्य बनाया जा सकता है। नंबर छह, धातु नंबर छह, कठोर धातु में भंगुरता कम करके उसमें टफनेस ला सकते हैं। नंबर सात, धातु पर गर्म या ठंडी दशा में कार्य करने पर उसकी संरचना में आए विकारों को ऊष्मा उपचार द्वारा दूर किया जा सकता है। सभी प्रकार की धातु कणों का समूह होती है। कणों का आकार और प्रकार की धातु की बनावट कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा मुख्यतः स्टील की अंदरूनी बनावट अर्थात मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन लाते हैं, जिससे स्टील के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। लौह धातु की संरचना या मॉलिक्यूल्स कई प्रकार के होते हैं तथा कार्बन की मात्रा व रूप पर निर्भर करते हैं, जिसमें कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। पैराइट या लेबल लोहे, पैराइट यह लगभग लोहे का शुद्ध रूप है। यह स्ट्रक्चर बहुत नरम और डक्टाइल होता है। इसे ठंडा करने से हार्ड नहीं किया जा सकता। इसमें चुंबक के गुण अधिक होते हैं। सिमेटाइट यह फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड या ब्रिटल होता है। ऑस्टेनाइट जब स्टील पर अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है तो स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरह के आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऑस्टेनाइट कहलाता है। इस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। अब बात करते हैं पियरलाइट। यह फेराइट और सिमेटाइट का मिश्रित स्ट्रक्चर होता है। इसमें 88% फेराइट और 12% सिमेटाइट होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है। क्रिटिकल पॉइंट जब स्टील को कुछ तापमान तक गर्म किया जाता है तो एक विशेष बिंदु तक तापमान ही एक ही गति से बढ़ता है। फिर एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। जिस जिस विशेष बिंदु पर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यह बिंदु दो प्रकार के होते हैं। लोअर क्रिटिकल पॉइंट। नंबर दो, अपर क्रिटिकल पॉइंट।
लोअर क्रिटिकल पॉइंट स्टील का तापमान रोकने के बाद जिस बिंदु पर तापमान दोबारा बढ़ना शुरू करता है उसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इस तापमान पर स्टील की आंतरिक रचना में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यह हो जाता है प्राय सभी स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल पॉइंट 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अपर क्रिटिकल पॉइंट जिस बिंदु पर कार्बन आयन में पूरी तरह से घुल जाती है उस तापमान के बिंदु को ऊपर अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यह तापमान लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रिटिकल रेंज लोअर क्रिटिकल तापमान लेकर अपर क्रिटिकल के मध्य के तापमान को क्रिटिकल रेंज कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट की विधियां। नंबर 1 कठोरीकरण। नंबर 2 टेम्परिंग। नंबर 3 एनीलिंग। नंबर 4 नॉर्मलाइजिंग। नंबर 5 केस हार्डनिंग। नंबर 1 कठोरीकरण। किसी भी मुलायम स्टील को घिसने से बचाने के लिए अथवा टूल आदि को किसी धातु को काटने योग्य बनाने के लिए उसे किसी विशेष क्रम पर गर्म करके ठंडा करने की क्रिया को हार्डनिंग कहते हैं, जिससे स्टील बहुत कठोर एवं तनु बन जाता है। इस विधि के कारण स्टील को क्रिटिकल तापमान से कुछ अधिक 750 डिग्री सेंटीग्रेड 750 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके कुछ समय इसी तापक्रम पर रखने के बाद उसे हवा, पानी, तेल या किसी दूसरे तरल पदार्थ में ठंडा किया जाता है। इससे स्टील बहुत हार्ड व भंगुर बन जाता है। हार्ड के पार्ट मुख्यतः दूसरी धातुओं को काटने के लिए बनाए जाते हैं, वह घिसते नहीं हैं। स्टील की हार्डनेस उसमें कार्बन की मात्रा व ठंडा करने की गति पर निर्भर करती है। क्रिटिकल तापमान तक गर्म हुई स्टील को जल, तेल या किसी अन्य तरल पदार्थ से शीघ्र ठंडा करने की विधि को क्विंचिंग कहते हैं। मतलब किसी भी गर्म स्टील को गर्म करके या तेल या पानी में डालने पर जो आवाज आती है उसे क्विंचिंग कहते हैं। बात करते हैं टेम्परिंग। हार्डनिंग से स्टील कठोर भंगुर हो जाता है। इस भंगुरता को दूर करने के लिए स्टील के मार्टेनाइट स्ट्रक्चर को टूरासाइड स्ट्रक्चर में बदलने की विधि को टेम्परिंग कहते हैं, जिससे स्टील में चोट, झटके या कंपन बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाती है, अर्थात अत्यधिक कठोरता एवं भंगुरता को कम करके धातु को डक्टाइल बना लेते हैं। इससे हार्ड जॉब में आई स्ट्रेसेस भी कम हो जाती है। टेम्पर करने के लिए हार्ड हुई स्टील को उचित तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक व
अलाउ स्टील द हॉट स्टील, स्टील को 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके तेल, पानी या दूसरे टेम्परिंग द्रव में या कई बार गर्म लैंड में ठंडा किया जाता है। ध्यान रहे कि गर्म स्टील के उतने ही भाग को जल या तेल आग में डुबोया जाता है जितने की भाग में टेम्परिंग करनी, फिर स्टील एकदम बाहर निकाल लिया जाता है। क्योंकि स्टील काफी गर्म होता है, इस तापमान अनुसार इसके पीछे गर्मी हार्ड किए हुए भाग की ओर पड़ती है। बात करते हैं टेम्परिंग करने की विधियां। टेम्परिंग करने की विधियां 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, पॉइंट टेम्परिंग। नंबर 2, हॉट प्लेट टेम्परिंग। नंबर 3, सेट बाथ टेम्परिंग। नंबर 4, लैंड बाथ लैड बाथ टेम्परिंग। अब बात करते हैं पहला पॉइंट टेम्परिंग। इस विधि में जिस भाग को टेम्पर करना उसे अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करके तेल, पानी या किसी अन्य पदार्थ में ठंडा किया जाता है। अतः परंतु जब को उस समय तक पानी या किसी अन्य पदार्थ में रखना चाहिए जब तक उसका लाल रंग समाप्त न हो जाए। लाल रंग समाप्त होते ही जाग को पानी से बाहर निकाल लेना चाहिए। अब जाग पर अंदर की गर्मी के कारण कुछ रंग आने लग जाएंगे। वह जिस समय इच्छित रंग आ जाए तो जाग को एकदम पानी में ठंडा कर दे। इस विधि में हार्डनिंग व टेम्परिंग साथ साथ होती है। इसे सिंगल हीट विधि भी कहते हैं। बात करते हैं नंबर 2, हॉट प्लेट टेम्परिंग। इस विधि के द्वारा छोटे छोटे पुर्जे या टूल जो पहले से हार्ड हो को टेम्पर किया जाता है। इस विधि में लोहे की मोटी व बड़ी प्लेट को पहले लाल सुर्ख गर्म किया जाता है। पार्ट्स के जिस भाग को टेम्पर करना होता है उसे प्लेट से बाहर रखा जाता है। वह बाकी प्लेट के भाग पर पीछे से गर्मी आगे पहुंचती है और अब इच्छित टेम्पर रंग आ जाएगा। नंबर 3, सैंड बाथ टेम्परिंग। इस विधि में हार्ड किए जॉब को गर्म तेल पर इस प्रकार रखा जाता है कि जॉब का टेम्पर वाला भाग रेत से बाहर रहे। रेत की गर्मी जॉब के पॉइंट पर रंग आने शुरू हो जाते हैं। वह इच्छित रंग आने पर ठंडा कर लेते हैं। नंबर 4, लेड बाथ टेम्परिंग। इस विधि में रांगे और शीशे को 7 और 5 के अनुपात में मिलाकर कढ़ाई जैसे बर्तन में पिघला लेते हैं और जॉब को तार या किसी दूसरी चीज में बांधकर पिघली हुई धातु में इस प्रकार डुबो देते हैं कि टेम्पर वाला पॉइंट बाहर रहे। आवश्यक रंग आने पर ठंडा करने वाले माध्यम में ठंडा कर लेते हैं। इस विधि स्प्रिंग आदि के टेम्पर देने के लिए उत्तम है। अब बात करते हैं एंगलिंग।
कठोर स्टील के बने पुर्जे की मशीन करने योग बनाने के लिए नरम करने की विधि को एनिलिंग कहते हैं। जिस स्टील पार्ट को एनिल करना हो उसे उपयुक्त एनिलिंग तापमान तक गर्म किया जाता है, जिसके पश्चात कार की धीमी गति से ठंडा होने दिया जाता है। कार को ठंडा करने के लिए या तो उसे उसी भट्टी में या बुझे हुए चूने, रेत या उपलों की राख में डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद स्टील को कठोरता समाप्त हो जाती है और वह एनिल हो जाता है। एनिलिंग विधि मुख्यतः हार्ड कार्बन स्टील व एलॉय स्टील को मुलायम करने के लिए की जाती है। एनिलिंग निम्न प्रकार की होती है। नंबर एक, स्टील को नरम बनाने के लिए। नंबर दो, स्टील में डक्टाइल बनाने के लिए। नंबर तीन, मशीन को मशीनता बनाने के लिए। नंबर चार, भीतरी स्ट्रेस को कम करने के लिए। नंबर पाँच, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए। नंबर छह, स्टील को हीट ट्रीटमेंट योग्य बनाने के लिए। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग। हैमरिंग, रोलिंग व बेंडिंग से धातु की आंतरिक बनावट बदल जाती है तथा धातु के कण कमजोर हो जाते हैं। धातु कणों को अपनी असली हालत में लाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। इस विधि में जॉब को अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करके स्थिर हवा में धीरे धीरे स्वतः ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार स्टील के कणों में जो तनाव होता है वह कम हो जाता है, कण बारीक हो जाते हैं, जिससे स्टील मशीन करने योग्य हो जाता है। अब बात करते हैं केस हार्डनिंग। इस विधि में माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए उनकी बाहरी सतह को कठोर किया जाता है, क्योंकि माइल्ड स्टील आदि में कार्बन की मात्रा कम होने के कारण उसे हार्ड नहीं किया जा सकता। इस विधि में जॉब का अंदर का भाग प्राय पूरा नरम रहता है। केवल जॉब की ऊपरी सतह ही सख्त की जाती है ताकि जॉब न घिसे और न ही टूटे या मुड़े। केस हार्डनिंग करने के लिए निम्न क्रिया है। नंबर एक, केस केस कार्बोराइजिंग। नंबर तीन, नाइन ट्राइजिंग ट्राइडिंग। नंबर तीन, साइनाइडिंग। नंबर चार, फ्लेम हार्डनिंग। नंबर पांच, इंडक्शन हार्डनिंग। केस हार्डनिंग इस विधि केस कार्बोनाइजिंग इस विधि में जॉब की बाहरी सतह पर कुछ गहराई तक कार्बन की मात्रा बढ़ाकर केस हार्ड कर लिया जाता है।
कार्बोराइलिंग प्रायोगिक लिखित तरीकों से की जाती है। नंबर 1 पैक कार्बोराइलिंग, नंबर 2 सोडियम कार्बोराइलिंग, नंबर 3 गैस कार्बोराइलिंग। नंबर 1 का पैक करके विधि जिन द्रवों को गैस पर हार्ड करना हो उन्हें साफ करके स्टील या कास्ट आयरन के बक्से में कार्बन युक्त पदार्थों जैसे हड्डियों की चूड़े, लकड़ी का कोयला, बैरियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, झुलसा व चमड़ा आदि के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि बक्से में इस मिश्रण की पहले तक तय बिछाई जाती है। फिर जब को बक्से में मिश्रण के साथ बंद कर एयर टाइट कर दिया जाता है। अब इस मिश्रण को भट्टी में 850 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इस तापमान से बक्से के अंदर रखे मिश्रण से कार्बन गैस निकलती है। नंबर बात करें सोडियम कार्बोराइलिंग। इस विधि में सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण एक बड़ी कोटाली में डालकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे मिश्रण द्रव में बदल जाता है। इस द्रव में जौ को तार से बांधकर या लोहे की छलनी से रखकर डुबो देते हैं। गर्म द्रव के संपर्क में आने से जौ की बाहरी सतह कठोर हो जाती है। जौ को द्रव में से निकाल कर एकदम ठंडा कर लिया जाता है। अब बात करते हैं गैस कार्बोराइलिंग। इस विधि में जौ को एक विशेष बंद खाने चैम्बर में रखा जाता है और अधिक कार्बन की मात्रा वाली गर्म गैसों को एक निश्चित दबाव से गैस चैम्बर छोड़ा जाता है। इसमें कई गैसों प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन, मीथेन। इस भट्टी का तापमान 1030 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रखा जाता है। अब नंबर 2 आता है नाइट्राइडिंग। इस विधि में केवल एलॉय स्टील पार्ट्स की सतह को ही हार्ड किया जाता है, जैसे निकिल स्टील, क्रोमियम स्टील, निकल क्रोमियम स्टील, कार्बन मैग्नीज स्टील आदि। इस विधि में जौ को एक ऊष्मा प्रतिरोधी एलॉय स्टील के बक्से में रखकर अमोनिया गैस भर दी जाती है। फिर इस बक्से को मफल करने में रखते हैं। फर्नेस के द्वारा बक्से को 510 डिग्री सेंटीग्रेड से 640 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिससे स्टील की बाहर सतह कठोर हो जाती है। साइनाइडिंग। यह लो कार्बन के बने पुर्जों को गैस हार्ड करने के लिए सबसे सस्ती विधि है। सस्ती होने के कारण ऑटोमोबाइल पार्ट जैसे गियर, वर्म व्हील, गियर शॉफ्ट इस विधि द्वारा गैस हार्ड किए जाते हैं। इस विधि को जॉब को साइनाइड बार में गर्म किया जाता है, जिसमें 30% सोडियम साइनाइड, 35% सोडियम कार्बोनेट और 35% सोडियम क्लोराइड होता है। मिश्रण को लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। जौ को मिश्रण के साथ गर्म करने के बाद पानी या तेल में ठंडा कर लिया जाता है। साइनाइडिंग प्रायः 3 विधियों से की जाती है, जिसमें गैस साइनाइडिंग सबसे अधिक प्रचलित है। नंबर 1 छिड़कल विधि, नंबर 2 द्रव साइनाइडिंग, नंबर 3 गैस साइनाइडिंग। गैस साइनाइडिंग माइल्ड स्टील के बने अधिक उत्पादन को गैस हार्ड करने के लिए यह विधि बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इस विधि में द्रव साइनाइडिंग की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है। इसमें जौ को मफल भरने चैम्बर में बिजली द्वारा लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और तत्पश्चात अमोनिया तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों के मिश्रण के दबाव के साथ फर्नेस के चैम्बर में छोड़ा जाता है, जिससे जौ की बाहरी सतह बहुत कठोर हो जाती है। नंबर 4 ज्वाला
कठोरीकरण, इस विधि में माइल्ड स्टील की अपेक्षा केवल मीडियम कार्बनिक स्टील के बने पुर्जे जैसे फ्राइंग पिन, एक्सल कैम, गियर आदि के कार्ड किए जाते हैं। इस विधि में जॉब को बाहरी सतह को घुमाते हुए फ्लेम टॉर्च द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे तक गर्म किया जाता है और तत्पश्चात गर्म सतह को पानी के फुहारे द्वारा शीघ्र ठंडा किया जाता है, जिससे जौ की बाहरी सतह लगभग 5 से 12 मिलीमीटर गहरी के हार्ड हो जाती है। नंबर 5, इंडक्शन हार्डनिंग। इस विधि एक आकार के बने बहुत पुर्जों को केस हार्डनिंग करने के लिए अपनाई गई। इसमें जौ की बाहरी सतह को उसके आकार के अनुसार बने विद्युत इंडक्शन में रखा जाता है। इसमें इंडक्शन कॉइल लगे होते हैं। जौ की बाहरी सतह को गर्म करने के लिए एसी करंट छोड़ी जाती है। जौ का तापमान 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है और फिर गर्म जौ को फुहारे द्वारा शीघ्र ठंडा करने से जौ की बाहरी सतह कठोर हो जाती है। इंडक्शन हार्डनिंग केस 0.5% वाले स्टील के बने पुर्जे जैसे एक्सल गियर कैम शॉप आदि के लिए उपयुक्त हैं। इस यह एक सस्ती विधि है जिसमें कम समय लगता है और जब टेढ़े मेढ़े होने की संभावना नहीं रहती है। व्यय की दृष्टि से यह विधि बहुत ही लाभप्रद है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले ब्लॉक एवं इसके प्रकार।
बात करते हैं समांतर लॉ। भिन्न भिन्न लंबाई चौड़ाई की यह आयताकार स्टील की हार्ड टेम्पर व ग्राइंड हुई पट्टियां होती हैं। इनकी चौड़ाई और मोटाई वाली भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं। कई बार अधिक प्रसिद्ध जागों के लिए लैप किए पैरेलल भी प्रयोग में लाई जाती है। इनका प्रयोग जॉब मशीन करते समय जॉब सेटिंग के लिए किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ठोस पैरेलल ब्लॉक, नंबर दो एडजस्ट पैरेलल ब्लॉक। ठोस पैरेलल ब्लॉक, यह पैरेलल ब्लॉक मशीन शॉप में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। यह दो के सेट में मिलते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई व मोटाई एक समान होती है तथा हर एक पैरेलल पर नंबर लगा होता है जिससे दो एक समान पैरेलल का पता चलता है। यह प्राय एक बी ग्रेड में मिलते हैं। ए ग्रेड के पैरेलल टूल रूम में तथा बी ग्रेड के पैरेलल मशीन शॉप में प्रयोग किए जाते हैं। हम नंबर दो पैरेलल एडजस्ट ब्लॉक। यह दो टेपर ब्लॉक जो एक दूसरे में स्लाइड करते हैं। एक ब्लॉक लूप व दूसरे में टैग कटी होती है। इन्हें पैरेलल एडजस्ट भी विभिन्न ऊंचाइयों में सेट कर सकते हैं। उपयोग मशीनिंग के दौरान वर्कपीस की समांतर सेटिंग के लिए ठोस या और समायोजित समांतर का उपयोग किया जाता है। वे मशीनिंग प्रक्रिया को बेहतर अवलोकन प्रदान करने के लिए वाइस या मशीन टेबल पर रखे हुए वर्कपीस को ऊपर उठाने के लिए उपयोगी होते हैं। देखभाल के लिए समांतर जोड़े में बनाए जाते हैं और सेट अप में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मिलान जोड़े में उपयोग किए जाने चाहिए। देखभाल और रखरखाव इस्तेमाल से पहले और बाद में साफ करें। इस्तेमाल के बाद तेल लगाएं। हथौड़े की तरह इस्तेमाल ना करें। समांतर समानता के आकार या टेबल एक और टेबल दो में दिए हैं समांतरों का पदनाम समांतर प्रकार ग्रेड टेबल ठोस समांतर के लिए आकार और मानक की संख्या निर्दिष्ट की जाती है। उदाहरण में ठोस समांतर समायोज्य समांतर।
आज की क्लास यही समाप्त होती है। कल हम आपको बताएंगे मेटल। जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है।